Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today we are discussing the remaining concepts of chapter 2, that is theory base of accounting. So students, the first concept which we are going to discuss is dual aspect concept. So dual aspect concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should be recorded at two places. Means student, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका कम से कम दो अकाउंट में इफेक्ट पड़ता है। मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, कोई भी लेन देन हुआ तो कम से कम दो अकाउंट को वो ट्रांजेक्शन इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए परचेज ऑफ एन एसेट, हमने परचेज किया एसेट, तो क्या होगा स्टूडेंट, एक तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा और दूसरा क्या होगा, अगर हमने कैश में खरीदा है तो कैश चले जाएगा। तो कौन से दो अकाउंट में इफेक्ट हुआ? इट हैज़ इफेक्टेड द एसेट एज वेल एज द कैश। और इसी तरीके से अगर हमने इसको क्रेडिट में खरीदा है तो एसेट बढ़ जाएगा और दूसरा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। तो इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि with the help of this example you can understand that every transaction affects at least two accounts. कम से कम दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। और ये जो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है, इट इज़ यूज्ड बाय मीन्स मोस्टली एवरी बिजनेस हाउसेज. इट इज़ मोर रिलायबल देन अदर एंड द डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. और ये जो डुअलिटी का प्रिंसिपल है स्टूडेंट, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन which is assets are always equals to liability plus capital. मीन स्टूडेंट, ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को प्रूव करती है। बिकॉज एसेट्स जब हम इसको प्रूव कर देने से, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमने एक एसेट खरीदा, तो स्टूडेंट हम ये कह रहे हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हो गई। इसको आप बेटर ढंग से और समझ सकते हैं, जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिया था कि एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। मान लीजिए हमने क्रेडिट पे एसेट परचेज किया तो क्या होगा, हमारा एसेट बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने 5 लाख रुपीज़ की एसेट खरीदी तो हमारा 5 लाख रुपीज़ का एसेट बढ़ जाएगा और साथ के साथ हमारी लाइबिलिटी मीन्स क्रेडिटर्स भी 5 लाख रुपीज़ से बढ़ जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये प्रूव करती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल प्रूव करती है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को कि हर एक ट्रांजेक्शन का एक डुअल इफेक्ट होता है। ये कॉमन चीज़ों में भी होता है। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, आप बाज़ार गए, आप कोई चीज़ सामान खरीद के लाए तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ले आएंगे और कैश दे आएंगे। हर एक चीज़ का डुअल इफेक्ट होता है, कभी सिंगल इफेक्ट नहीं होता, एक्सचेंज होता है। So student, I think dual aspect concept is clear to you. Now moving further, our next concept is revenue recognition concept. The concept of revenue recognition requires that the revenue for a business transaction should be included in the accounts only when it is realized. स्टूडेंट देखिए, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि किसी बिजनेस की रेवेन्यू को हम तब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दिखाते हैं जब वो रियलाइज होती है, मीन्स जब हमने उसे अर्न किया होता है, वेदर वी हैव रिसीव्ड इट फुली और नॉट। मान लीजिए हमने सेल करी, तो स्टूडेंट देखिए हमने पहले भी बात करी है कि कोई भी बिजनेस पूरा तरीके से कैश बेसिस पे बिजनेस नहीं करता है। मान लीजिए हमने 10 लाख की सेल करी, उसमें से हमने 8 लाख कैश में किया और 2 लाख रुपए हमने क्रेडिट में किया। तो इसमें देखिए हम जब अपनी सेल दिखाएंगे ना तो वो हम पूरी 10 लाख रुपीज़ की दिखाएंगे, ना कि 8 लाख रुपीज़ की। बिकॉज हम रिकग्निशन कंसेप्ट से चलते हैं और रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि हमें उस पर्टिकुलर इनकम को तब दिखाना है जब वो हमने अर्न करी। अर्न डजेंट मीन्स कि वी हैव रिसीव्ड इट, अर्न मीन वी हैव द राइट टू रिसीव इट, जब हमें उसको रिसीव करने का राइट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट. And the second thing is that revenue is assumed to be realized when a legal right to receive it arises. That is the point of time when good have been sold or service has been rendered. तो revenue को हम realized earn कब मानते हैं? At the point of time when goods have been sold. जब हमने goods को बेचा है उसी समय हम क्या मान लेंगे
कि हमने इतनी सेल कर दी है, वेदर वी हैव रिसीव द मनी और नॉट। और या फिर सर्विस, अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपने या तो गुड्स बेची है या सर्विस प्रोवाइड करी है, तो जब आपने गुड्स बेची है या फिर सर्विस प्रोवाइड करी है, तो जिस समय आपने ये दोनों में से कोई काम किया है, तो इट मीन्स योर रेवेन्यू हैज़ इज रियलाइज्ड। मतलब आप उसी ईयर में, मान लीजिए आपने इस साल, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि 8 लाख की आपने कैश सेल करी और 2 लाख की क्रेडिट सेल करी, तो इस साल आप दिखाएंगे कितनी सेल, 10 लाख। जरूरी नहीं है कि वो पूरी 2 लाख रुपए आपको इसी साल मिल जाए। यू विल शो इट एट 10 लाख एंड इन द नेक्स्ट ईयर यू विल रिसीव इट, बट आप उसे तब उसे नहीं दिखाएंगे। आप उसे कब दिखाएंगे, जब वो आपको रियलाइज हुई है, जिस साल की वो इनकम है। और आप उसे एसेट साइड में क्या करके दिखा देंगे, आप उसे डेटर करके दिखा देंगे। और जब आपको मिल जाएगा तो आपके डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये आपको और बातें क्लियर होगी जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर आपको इतना समझना है कि रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि हम रेवेन्यू कब अर्न मानते हैं, जब हमने उस एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैव बीन रेंडर्ड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फर्दर, our next concept is matching concept. The matching concept states that expenses incurred in accounting period should be matched with revenue during that period. तो देखिए जो मैचिंग कंसेप्ट है, जैसे आपको नाम से पता चला मैच करना है हमको, इसमें हमें क्या करना है, इफ़ यू वांट टू नो द रियल प्रॉफिट, तो हमको क्या करना पड़ता है, जिस साल की रेवेन्यू होती है उसमें से उस साल के एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। देन ओनली वी आर गोइंग टू रियलाइज द रियल प्रॉफिट, तभी हमें अपने रियल प्रॉफिट का पता चल पाएगा। मीन जिस साल के एक्सपेंसेस हैं या जिस साल की रेवेन्यू है, उसे उसी साल में दिखाना है, चाहे वो हमको पूरी मिली है या नहीं मिली है, चाहे वो हमने पूरी पे करे हैं एक्सपेंसेस या नहीं करे हैं। अगर वो एक्सपेंसेस इस साल के हैं तो हम उसे इसी साल में दिखाएंगे, चाहे वो इनकम इस साल की है तो हम उसे इसी साल में दिखाएंगे। मीन्स रेवेन्यू बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। इट इम्प्लाइज दैट all revenue earned during an accounting year, whether received during the year or not, and all costs incurred, whether paid during the year or not, should be taken into account while ascertaining profit or loss for that year. इसका मतलब मैंने अभी आपको समझा ही दिया है कि हम जो रेवेन्यू है उसे हम उसी साल के एक्सपेंसेस को उससे क्यों मैच करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए जो हम सैलरी पे करते हैं, हम सैलरी कैसे पे करते हैं, इस मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ पे करते हैं, इस तरीके से चलता है। जैसे ये क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त की सैलरी कब मिलेगी, सितंबर में, सितंबर की कब मिलेगी, अक्टूबर में, इसी तरह से कैरी ऑन रहता है। तो स्टूडेंट देखिए जब मार्च आएगा तो मार्च की सैलरी वैसे मिलेगी कब, अप्रैल। लेकिन जब हम अपने मार्च में, जब अपने 31 मार्च को हम बुक क्लोज करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मीन विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो व्हाट डज इट मीन, विच इज़ ड्यू बट नॉट पेड। तो हम उसे क्या करके दिखाएंगे, 11 मंथ्स की तो हम पेड सैलरी दिखाएंगे और 1 मंथ की स्टूडेंट हमें क्या दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब हम पूरे 12 महीने की सैलरी दिखाएंगे, वेदर वी हैव पेड इट और नॉट, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट। अदरवाइज हमें स्टूडेंट्स एक्चुअल प्रॉफिट कभी भी नहीं पता चल पाएगा इस साल का, क्योंकि जिस हमने क्या करा है कि आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, उसको पूरी लाइफ होती है उसे ईयर्स में बांटा हुआ है। तो अगर हम ईयर वाइज परफॉर्मेंस देखना चाहें तो हमें हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम ईयरली डिवाइड हमें करना पड़ेगा। मतलब हर एक साल का, चाहे वो हमने पे किया है या नहीं किया है, चाहे वो हमें रिसीव हुई है या नहीं हुई है, जिस साल की इनकम है हमें उसी साल में उसे शो करना पड़ेगा। दैट्स इज बैचिंग कंसेप्ट। नाउ मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फिर देखिए जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement। full disclosure concept ये कहता है कि हर एक मटेरियल, मतलब जो जरूरी फैक्ट्स हैं,
जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो हमें क्या करने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कुछ भी ऐसा जो फाइनेंशियल मैटर्स हुए हैं उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, मतलब एवरीथिंग शुड बी क्लियर, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड, कोई भी किसी चीज़ को हमें स्किप नहीं करना है। स्टूडेंट्स देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का एक फॉर्मेट होता है, तो हम उस फॉर्मेट को यूज़ करके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, हम उन्हीं कंटेंट्स को उसमें शो कर सकते हैं जो फॉर्मेट में है। तो मान लीजिए अगर हम कोई और चीज़ दिखाना चाहते हैं, एक मटेरियल फैक्ट है, जैसे मान लीजिए हमारा एक कोर्ट केस पेंडिंग है, बहुत हमें एक अमाउंट मिलने वाला है, हम मतलब कोर्ट केस जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते हैं, लेकिन वी वांट टू शो इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसे ऊपर फॉर्मेट में तो उसके लिए जगह है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे नीचे फुट नोट पर उसे शो कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू शो द क्लियर पिक्चर टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। और जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे करंट इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे हैं उसकी इस समय मार्केट वैल्यू क्या है, तो हम वो भी नीचे फुट नोट में शो कर सकते हैं। इट इज़ अ मटेरियल फैक्ट एंड इट शुड बी हेल्पफुल टू द इंटरेस्टेड यूजर टू टेक द decisions. Means each and every transaction which is of financial nature should be disclosed. Then only the aim of doing accounting will be means completed. Otherwise हम जो हमारा एम है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट एंड द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजिशन। तो अगर हम फुल डिस्क्लोजर नहीं करेंगे, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रह जाएगी, तो क्या होगा, हमें अपना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा, हमें एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमको पता नहीं चल पाएगी। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट शुड बी ऑप्टेड। तो देखिए, हम ये इंटरेस्टेड यूजर्स के बारे में हर एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि द अकाउंटिंग इज डन फॉर द इंटरेस्टेड यूजर, वेदर दे आर एक्सटर्नल यूजर एंड और इंटरनल यूजर, मतलब हम दोनों के लिए ही अकाउंटिंग करते हैं। तो जो अकाउंटिंग का जो मेन एम है वो क्या है कि ये जो हमारे जो जैसे इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, मैनेजमेंट है, इनको वो नेसेसरी डाटा मिल पाए जिसकी हेल्प से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लियर फुल डिटेल बना के इन लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन ओनली दे आर एबल टू डू देयर take their decision. A consistency concept. Reading consistency concept implies that financial statement जो होते हैं वो comparable भी होने चाहिए, मतलब we should compare it, चाहे वो एक मैनेजमेंट को कंपेयर करना है अपना लास्ट ईयर को इस साल से डिसीजन लेने के लिए, या कोई इन्वेस्टर है उसे एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच में कंपैरिजन करना है, तो उसमें जैसे जो किसी भी 2 साल के डाटा को हम कब कंपेयर कर सकते हैं, जब वो एक ही तरीके से बने हो। मीन द मेथड वी यूज फॉर मेकिंग द स्टेटमेंट शुड बी सेम, देन ओनली वी कैन कंपेयर देम, अदरवाइज नॉट। तो इसमें देखिए, हम किन 2 चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, जो सेम हो, अलग अलग चीज़ों को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंसिस्टी कंसेप्ट ये कहता है कि द सेम मैथड should be used. The consistency concept implies that accounting policies and practices followed by enterprise should be uniform and consistent over a period of time. So, जिससे हम उन्हें कंपेयर कर पाए और जिससे हमें अपनी कमियां और खूबियों का भी पता चल पाए। And second point is consistency eliminates personal bias and helps in achieving results that are comparable. और consistency से क्या होता है कि personal bias मीन्स जो अकाउंटेंट है he should not use कि भाई मुझे ये लग रहा है कि ये सही रहेगा, नहीं, the method which is followed by them should be followed every year so that the result should be comparable. मतलब आप एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हम कोई भी 2 चीज़ों को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं जो 2 एक जैसी चीज़ें होती हैं, हम अलग अलग चीज़ को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने लास्ट ईयर कोई और मेथड, जैसे किसी चीज़ में क्या होता है कि अकाउंटिंग करने में हमें चॉइस मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डेप्रिसिएशन लगाने में चॉइस मिलती है कि वेदर वी शुड यूज़ स्ट्रेट लाइन। तो एसेट्स क्या होती हैं, बाय रेगुलर यूज़ वो डिस्पोज होती है, मतलब उनकी जो वैल्यू है उसमें कमी आती है। तो वहाँ पर हमारे पास 2 चॉइस होती है कि हम 2 मेथड्स हमें गिवन होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि भाई हम पहला वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं या दूसरा। तो अगर हमने पिछली बार वो मेथड यूज़ किया है, सो वी शुड यूज़ द सेम मेथड, देन ओनली वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स।
तो consistency concepts is very useful. Now the next concept is conservative concept. And again, the concept of conservative requires that profit should not be recorded until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account. कंसेप्ट ये कहता है कि हमें प्रॉफिट को तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अराइज ना हो जाए, लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है, थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है, तो हमें उसे ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे हमें बिजनेस रन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। बिकॉज देखिए होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे जो उनको हम डेटर कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनको हम गुड्स उधार में बेचते हैं, दैट आर अवर डेटर्स। तो इसमें हमें पता है कि हम अपने पिछले रिकॉर्ड से हमें पता है कि हमारे कुछ जो डेटर है वो हमारा पैसा नहीं देते हैं। तो इसमें देखिए हमें पता है कि ये एक ऐसा लॉस है जो हमें राइज होता है हर बार, तो अगर हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर हम उस लॉस से बचना चाहते हैं तो हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन करके चलना पड़ेगा कि भाई हाँ, हमारे कुछ डेटर हमारा पैसा नहीं देते, अदरवाइज हमें उस समय जो लॉस होगा तो उसको हम डील नहीं कर पाएंगे या हमें डील करने में परेशानी होगी। और उसमें देखिए अगर हमें कोई प्रॉफिट होने वाला है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, अब एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसे जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते हैं, तो अभी आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज क्या पता आपको उसमें जीत मिले या नहीं मिले। जीत मिलेगी देन वेल एंड गुड, नहीं मिली तो अगर हमने पहले से अपनी इनकम बढ़ा दी तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो होता है ना स्टूडेंट, इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। मतलब कंजर्वेटिव कंसेप्ट जो होता है वो इस पॉलिसी से चलता है कि सेफ गेम प्ले करना, मतलब जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं, जो होने वाले लॉसेज हैं, जो हो चुके हैं वो तो हम दिखाएंगे ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। हम किन की बात कर रहे हैं, जो हो सकते हैं इन फ्यूचर में। तो ऐसे losses which may arise in future, we have to show it, we have to record it। और ये हमें कैसे पता चलता है, अपने पास्ट के रिकॉर्ड देख के, पास्ट की एंट्रीज देख के ये हमें पता चल जाता है कि ये हमें इस साल भी ये लॉस उठाना पड़ सकता है। तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट बिल्कुल सेफ गेम प्ले करता है कि जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेज हैं उनको तो रिकॉर्ड करता है, लेकिन जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उन्हें इग्नोर करते हैं। अगर होंगे तब रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत अच्छी बातें हो जाती हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं होते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, अगर हमने उसे पहले ही रिकॉर्ड कर दिया और प्रॉफिट नहीं हुआ हमें बाई चांस। तो इसीलिए कंजर्वेटिव कंसेप्ट बिल्कुल सेफ गेम प्ले करते हुए यूज होता है। तो फ्रेंड दिस इज कंजर्वेटिव कंसेप्ट। नाउ मूविंग फर्दर, our next concept is materiality concept. And the concept of materiality requires that accounting should focus on material concept। तो देखिए मेटीरियल कंसेप्ट ये कहता है कि हमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन पर फोकस करना चाहिए जो इनकम को निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। द मेटीरियल फैक्ट्स ऑफ अ फैक्ट्स डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व एंड वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेटीरियलिटी फैक्ट किस पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, उसमें अमाउंट कितनी इन्वॉल्व हुई है, या और फिर उसको उसकी मतलब उसकी वजह से जो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उनको जो डिसीजन ले रहे हैं उनमें कोई इन्फ्लुएंस पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो मेटीरियलिटी फैक्ट पे बहुत ध्यान दे रहा है। मीन कहने का मतलब यह है कि खर्चे तो हमें सारे दिखाने जितने भी हुए हैं, बट वी शुड शो इट सेपरेटली। मतलब जैसे मान लीजिए आपके कुछ बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, तो अब उन्हें अलग अलग हेड में दिखाने से बढ़िया हम क्या करें, एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में उसे डाल दें, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है कि हम 10 रुपये 20 रुपये का खर्चा तो अगर हुआ है तो हमें दिखाना ही है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। वी शुड नॉट इग्नोर इट, वी कांट इग्नोर इट मीन्स, बट हमें उसको मीन्स शो अलग अलग नहीं करना है कि हमें 10 रुपये का ये खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, पेंसिल खरीदी। हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसको एक मिसलेनियस कैटेगरी में डाल के कि हमने ये 10 20 रुपये 50 रुपये तक जो भी हमने खर्चा किया वो इसलिए किया। तो इस कहने का मतलब ये
कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदी है, तो वो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें उसी में दिखानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ द अमाउंट इज़ लार्ज एंड द नेचर इज़ कैपिटल, वी कांट इग्नोर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. So now moving further, our next concept is objectivity concept. The concept of objectivity requires that accounting transaction should be recorded in an objective manner, free from bias of accountant and others. So देखिए जो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव मैनर, मीन वो प्रॉपरली वैसे ही होनी चाहिए, सेम रूल्स को फॉलो होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए. मतलब अकाउंटेंट अपने दिमाग से नहीं, लेकिन जो उसे रूल्स प्रोवाइडेड हैं, जो आप अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल भी बायस नहीं होना है कि भाई हमें जितने भी हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं उन सभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो तैयार हुई. तो वी शुड नॉट बायस अपॉन इट, कि मतलब हमें हर एक इंटरेस्टेड यूज़र का ध्यान देना है, भी मैनेजमेंट भी अपना डिसीजन ले सके, इन्वेस्टर भी ले सके और क्रेडिटर भी ले सके, मतलब जितने भी हमारे इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो सभी अपने डिसीजन ले सके, उसको कहीं पर भी बायस नहीं होना है. तो ऑब्जेक्टिविटी मैनर से ऑब्जेक्टिव होकर कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारे जो अकाउंटिंग करने का, वो क्या है कि भाई जो हमारे जो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, तो वो पूरा हो. उससे बिल्कुल भी बायसनेस नहीं दिखानी है अकाउंटेंट को, ही शुड बी वेरी परफेक्ट. तो देखिए ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ वाउचर बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. देखिए हमने बात करी थी पहले भी कि जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज़ सपोर्टेड बाय अ मीन्स बिल, जिसकी हेल्प से हम वाउचर बनाते हैं और उसकी हेल्प से हम रिकॉर्डिंग करते हैं. मतलब अगर कभी भी हमें देखना है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है ये कब हुई, कितने अमाउंट की हुई, किस से हुई, मतलब उसका जो मतलब अगर हमने परचेज़ करी तो सेलर कौन है, तो हम ये सारी बातें जान सकें. वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय विद द हेल्प ऑफ बिल. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो विदाउट वाउचर रिकॉर्ड हो जाए. तो ये क्या कहता है, ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ वाउचर सो दैट वी कैन मीन्स वेरीफाई इट ऑल्सो. हमें जब भी वेरीफाई करना है, जैसे मान लीजिए हम अपने अकाउंट्स बना देते हैं ना, तो उसके बाद अगर जो सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या ऑडिटर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कि वेदर द अकाउंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और बिजनेस हाउस इज मीन्स right or wrong, means they have uses same concepts, same rules, and they have entered each and every item correctly or not. they verified. तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें याद नहीं रहती, हर चीज़ कोई बता नहीं सकता. विद द हेल्प ऑफ वाउचर. और वाउचर कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ बिल, इनवॉइस. अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन करी है तो कैश में वो मिल जाएगा, अदरवाइज बिल मिलेगा, तो उसकी हेल्प से जो होते हैं वाउचर तैयार हो सकते हैं. आई थिंक ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. सो आई होप the concept is clear to you. Thank you for watching the video.